गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने 14 न्यूमेरिकल कर लिए थे। 15 और 16 दो न्यूमेरिकल और बचे हैं। 15 न्यूमेरिकल है सी धारिता के एन संधारित्र सी धारिता के एन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS और समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CP। ठीक है, एन संधारित्र लिए। एन संधारित्रों में सबकी धारिता समान है, कितनी है? C है। ये अपन ने कंडीशन की थी जब अपन ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा था। आपको याद होगा श्रेणी क्रम में अपन ने पढ़ा था 1/C डैश प्लस 1/C डैश प्लस 1/C डैश, ऐसे n अगर लग रहे हैं तो n/C डैश आ जाएगा। और इसको जब पलटेंगे अपन उलट देंगे C का मान ज्ञात करने के लिए, तो C बराबर आ जाएगा C डैश बटे n। ठीक है ना? तो ये अपन ने श्रेणी क्रम में पढ़ा था। समांतर क्रम में C डैश प्लस C डैश प्लस C डैश कितनी बार जुड़ा हुआ है? n बार जुड़ा हुआ है, तो ये n से डैश आ जाएगा। तो दोनों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में हमने तुल्य धारिता ज्ञात कर रखी है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है? इन दोनों का अंतर, आपस में दोनों को घटाना है। दोनों के सूत्र अपन जानते हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। CP का मान हमें पता है कितना होता है, CS का मान हमें पता है कितना होता है, दोनों को हमें घटाना है। क्लियर? तो n धारिता के C धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS बराबर C बटे n होता है, क्योंकि n/C था ना, जिसको अपन ने पलट दिया था, तो C बटे n हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में अपन ने पढ़ा था। C धारिता के n संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजित करने पर तुल्य धारिता कितना आएगा? CP बराबर NC। ठीक है, अब हमें अंतर लेना है, दोनों को घटाना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, CP ज़्यादा है, CS छोटा है। क्यों? क्योंकि n का भाग लग रहा है, इसमें n का गुणा हो रहा है। ठीक है ना? तो ये राशि बड़ी होगी, तो CP माइनस CS, ये CP का मान NC माइनस CS का मान C बटा n। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? C कॉमन है, C को अपन ने कॉमन ले लिया। लघुत्तम क्या लेंगे? n लघुत्तम आ गया, तो ये जाएगा n² माइनस 1 बटे n, और ये गुणा में C। तो हमें क्या सिद्ध करना था? ये सिद्ध करना था। सिंपल है, दोनों के सूत्र लगा के, और हमें केवल सिंप्लीफाई करना है, उसको हल करना है। तो ये न्यूमेरिकल हो गया। अब लास्ट न्यूमेरिकल, आपके चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को आप किस में चेंज करोगे? मीटर में। ठीक है, तो स्मॉल r बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, जो आ जाएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 या 0.1 मीटर। ये दे रहा है। यदि प्लेटों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर, d दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो d को भी अपन किस में चेंज कर लेंगे? मीटर में चेंज कर लेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर पट्ट संधारित्र अपन ने पढ़ा था। समांतर प्लेट संधारित्र एक ही बात है, जिसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था C बराबर ε0 A बटा D, पढ़ा था ना। A का मान कितना है? πr²। क्षेत्रफल है, πr² होता है, क्योंकि हमें r दे रखा है, प्लेट की हमें त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, तो πr² हो जाएगा। ε0 का मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12, पाई का मान रख दिया 3.14, r का मान हमें दे रखा है, d का मान हमें दे रखा है। ये 0.1 से 0.1 कट जाएगा, और इसको इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2.78 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैरेड। और माइनस 12 को अपन क्या लिख सकते हैं? पिको, तो यह जाएगा पिको फैरेड। तो सिंपल है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इस चौथे चैप्टर के पीछे वाले तीसरा चैप्टर था, जिसमें 3 आवेश जोड़े थे अपन ने। त्रिनिकाय अपन ने पढ़ा था, जिसमें 3 आवेश Q1 Q2 Q3 जोड़े हुए थे।
जिसके अपन ने स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी। याद होगा आपको, नहीं याद है तो आप पीछे देख लेना। 3 आवेश में U बराबर अपन ने निकाला था, जिसका मान आया था 1/4 पाई सिग्मा I, J का मान 1 से 3 तक और Q I Q J बटा R नीचे IJ। और मैंने कहा था कि जब सिग्मा लगाते हैं तो अपन 1/2 लगा देंगे। वो क्यों लगा देंगे, वो एक डाउट आया था, तो वो देखना आप क्लियर हो जाएगा आपकी। देखो ये था हमारा सूत्र, ठीक है ना। 3 आवेशों के निकाय की स्थिति जो अपन ने पढ़ी थी, जिसका हमारे पास में ये सूत्र मिला था, जिसको अपन ने क्या लिखा था, सिग्मा लिखा था। सिग्मा लिखा था IJ 1 से लेके 3 तक, और यहाँ लिखा था अपन ने 1/2। अब यहाँ 1/2 हमने क्यों लिखा, वो डाउट था कि ये समझ में नहीं आया था कि 1/2 हमने क्यों किया। उसका यहाँ मैं क्लियर कर रही हूँ कि 1/2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि जब हम इस सिग्मा को खोलेंगे, इस सिग्मा को खोलेंगे तो हम I का मान क्या लगाएंगे, I का मान हम 1 रखेंगे, I का मान हम 2 रखेंगे, I का मान हम 3 रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार J का मान हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, J का मान 2 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे। तो हमारे पास में हम इसको जब खोलेंगे तो हमें 6 पद प्राप्त होंगे, ठीक है। जब अपन I और J के मान यहाँ रखते हैं तो यहाँ आप एक बात आप ध्यान रखोगे कि I और J आपस में बराबर नहीं होना चाहिए एक ही सूत्र में। जैसे मान लो यहाँ I का मान 1 है तो J का मान 1 नहीं होगा, यह आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन रखते हैं मान, ये तो 1/4 किया गया, ये 1/2 हमने यहाँ लगा रखा है, ठीक है। जब इसको पूरे को अपन सोल्व करेंगे तो देखना ये आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा। वो कैसे आएगा अपन देखते हैं। हमने I का मान कितना रखा, 1 रखा, ठीक है। I का मान जब अपन ने 1 रख लिया तो J का मान हम 1 नहीं ले सकते, कितना लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे। तो देखो QI मतलब Q1 Q2 ये J का मान है बटे R12। तो हमने इसमें I का मान तो 1 रखा, J का मान हमने 2 रखा। फिर इसमें अपन ने I का मान तो 1 ही ले रखा है, J का मान कितना है, 3। तो इन दोनों पदों में I का मान तो 1 है और J का मान 2 है और 3 है, 1 अपन ले नहीं सकते। तो ये दोनों स्टेप समझ में आ गए। अब अपन I का मान कितना लेंगे, 2। I का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे। 2 लेंगे तो J का मान हम 1 ले सकते हैं, तो Q2 I1 बटे में R21 1 to 2 1 ये जो है वो सेम है, दोनों दूरियां समान होंगी क्योंकि सदिश राशि हमने ऊपर नहीं लगा रखा, हमने सदिश नहीं लगा रखा, इसलिए परिमाण जो होगा वो 1 2 का और 2 1 का बराबर होता है। तो यहाँ आप 1 2 भी लिख सकते हैं और 2 1 भी लिख सकते हैं। प्लस I का मान हमने कितना ले रखा है, 2 ले रखा है, J का मान हमने 1 लिया। अब J का मान यहाँ 2 नहीं ले सकते तो कितना लेंगे, 3। तो J का मान, I का मान तो 2 ही है, J का मान हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो R23 प्लस I का मान 1 ले लिया, I का मान 2 ले लिया। अब I का मान कितना लेंगे, 3। I का मान जब 3 लेंगे तो J का मान 3 नहीं लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे। Q3 फिर Q1 अपॉन में R13 प्लस Q3 R2 अपॉन में R23, ठीक है। अब इसमें देखो हमें कितने पद प्राप्त हुए, 6 पद प्राप्त हुए, जबकि हमारे पास यहाँ कितने पद हैं, 3 पद हैं। 3 पद ही होने चाहिए और हमें हमारे यहाँ प्राप्त कितने हुए, 6 पद हुए। अब इन 6 पदों में 2 2 पद जो है वो समान है। देखो Q1 Q2, यहाँ देखो Q1 Q2 ये दोनों समान है, पहला और तीसरा तो जुड़ जाएंगे, 2 आ जाएगा। यहाँ Q1 Q3, यहाँ Q1 Q3 तो ये दोनों सेम है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार Q2 Q3 और ये Q3 Q2 ये दोनों भी बराबर है, ठीक है ना।
तो प्रत्येक दो दो पद समान है, इसलिए अपन यहाँ लिख सकते हैं, दो कॉमन ले लिया, 2 Q1 Q2 बटे R21, 2 Q1 Q3 बटे R13 और 2 Q2 Q3 बटे R23। इसमें से तीनों में से हमने 2 को बाहर ले लिया और इस 2 से ये 2 काट दिया, कट लिया, बचा क्या 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12, Q1 Q3 बटे R23, Q3 Q4 बटे R23। ये सूत्र जो है वो सेम वही है जिसको अपन ने सिग्मा के रूप में लिखा पहले देखा, ठीक है ना। तो हम जब सिग्मा में लिखते हैं तो हमारे पास में 6 पद प्राप्त होते हैं, जबकि हमें 6 में से आधे ही चाहिए, 3 ही चाहिए, इसलिए हमने इसका आधा कर दिया। तो ये मैं समझती हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है मुक्त और बद्ध आवेश। मुक्त एवं बद्ध आवेश क्या होते हैं? मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है, हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु है, परमाणु के जो बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो, क्योंकि चालक पदार्थ में बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन तो निश्चित रूप से रहेंगे, और वो ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो नाभिक से अल्प बल द्वारा बंधे रहते हैं और कमरे के ताप पर उनको इतनी ऊर्जा उनको मिल जाती है कि वो अपनी कक्षा में और स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पृष्ठ को नहीं छोड़ सकते, अपना पृष्ठ नहीं छोड़ेंगे, अपने परमाणु को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो बद्ध भी नहीं है, वो बंधे भी नहीं रहते और अपनी कक्षा को भी नहीं छोड़ते, अपने परमाणु को भी नहीं छोड़ते। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। अब जब अपन ये जानते हैं कि जब किसी भी परमाणु में से, जैसे अपन सोडियम का एग्जाम्पल ले लें, सोडियम में लास्ट वाले जो कक्षक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है ना। अब उस एक इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, अपनी कक्षा को छोड़कर, अपनी सतह को छोड़कर वो बाहर चला जाए, तो वो Na क्या बन जाएगा? धनावेशित बन जाएगा, Na+ बन जाएगा ना, तो वो उसको अपन कहेंगे आवेश, धनावेश। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कक्षा को छोड़े भी नहीं और वो मुक्त भी रहे, उस कंडीशन में बना हुआ जो आवेश है वो कहलाएगा बद्ध आवेश। एक सीधा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ, द्विध्रुव अपन ने पढ़ा था, द्विध्रुव पढ़ा था ना, एक पर धनावेश होता है, एक पर ऋणावेश होता है, समान परिमाण के होते हैं, जिनका नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है ना। तो वो दोनों आवेश, कौन से आवेश? धनात्मक आवेश और जो ऋणात्मक आवेश है, जो विद्युत द्विध्रुव में है, उनको अपन बद्ध आवेश कहते हैं। वो आवेश स्वतंत्र नहीं है, उनको अपन स्वतंत्र आवेश नहीं कह सकते। स्वतंत्र आवेश कौन से होंगे? जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, वो धनावेशित बन चुके हैं, ठीक है। और बद्ध आवेश कौन से होंगे? जिनमें से पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है अभी तक, लेकिन वो बंधा हुआ भी, पूर्ण रूप से बंधा हुआ भी नहीं है, बद्ध अवस्था में भी वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक जगह बंधा हुआ भी नहीं है। जैसे अपन परमाणु की संरचना के बारे में अगर देखें तो बीच में नाभिक, नाभिक की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो बद्ध अवस्था में रहते हैं, बंधे भी रहते हैं, वो हिल नहीं सकते, मुक्त नहीं हो सकते, अपनी कक्षा को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इसमें आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि परमाणु की जो अपन संरचना देखते हैं तो परमाणु में एक तो होता है संयोजी बैंड, एक होता है चालन बैंड। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो अपन 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, आगे जो चैप्टर आएगा 16वां चैप्टर आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे। चालन बैंड और संयोजी बैंड, 2 बैंड होते हैं प्रत्येक परमाणु में, और चालकों में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड में नहीं रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? चालन बैंड में रहते हैं। और जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही आवेश का प्रवाह कर सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में है तो वो विद्युत का चालन नहीं कर सकता। विद्युत का चालन करने के लिए चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन का होना अनिवार्य है।
बात समझ में आ गई। तो चालकों में क्या होता है, जो चालक पदार्थ है उनमें चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो आवेश का प्रवाह कर सकते हैं, इसलिए उसमें धारा प्रवाहित होती है। कुचालकों में क्या होता है, कुचालकों में चालन बैंड एकदम खाली, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, संयोजी बैंड में आते हैं, नीचे वाले बैंड में आते हैं, जिनकी ऊर्जा कम रहती है। ठीक है, तो इसलिए कुचालक जो हैं या अचालक जो हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते, विद्युत का चालन वो नहीं कर सकते। तो यहाँ बात समझ में आ गई कि बद्ध आवेश अपन किसे कहेंगे, मुक्त आवेश अपन किसे कहेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो अपनी कक्षा नहीं, अपनी जो परमाणु की जो सतह है उसको नहीं छोड़ते, मुक्त नहीं होते, लेकिन गति कर सकते हैं स्वतंत्रतापूर्वक। ठीक है, तो मैं रीडिंग लगा देती हूँ इसकी। परमाणुओं के मध्य प्रबल अंतर परमाणुीय बल लगते हैं। एक परमाणु में दूसरे परमाणु के मध्य अंतर परमाणु बल लगते हैं, जैसे अणुओं के मध्य लगते हैं अंतराणु बल लगते हैं, वैसे परमाणुओं में भी लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का उसके नाभिक से बंधन अत्यंत क्षीण हो जाता है, सबसे बाहरी वाली जो कक्षा होती है उसका, तथा परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन लगभग स्वतंत्र हो जाते हैं। यहाँ लगभग शब्द इसलिए लगाया है क्योंकि वह अपनी सतह को छोड़कर नहीं जाते, इसलिए लगाया लगभग स्वतंत्र हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, परंतु साधारण स्थिति में कमरे के ताप पर जब तक उनको एकदम बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिल जाती तब तक वो मुक्त नहीं होते। साधारण स्थिति में पदार्थ को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धनायन अथवा परमाणु का अवशिष्ट नाभिक, धनायन या परमाणु का अवशिष्ट नाभिक, कौन सा नाभिक, जिसके बाह्यतम कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, बाह्यतम कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वह उस कक्षा को छोड़कर नहीं गया अभी तक, ठीक है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, बद्ध आवेश कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन, हालांकि आगे और आएगी, दोबारा आएगी डेफिनेशन, क्योंकि जब अपन चालक, चालक, अचालक और कुचालक, अर्धचालक जब अपन ये पढ़ेंगे तो उसमें दोबारा अपन बार बार पढ़ेंगे मुक्त आवेश क्या होता है, बद्ध आवेश क्या होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है इसी चैप्टर का है, जिसमें पैरावैद्युत पदार्थ जो हैं वो दो प्रकार के हैं। पैरावैद्युत पदार्थ अपन ने पढ़े ना, कुचालक पदार्थ जो अपन संधारित्र के बीच में बढ़ते हैं, वो एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। ये भी केमिस्ट्री में ही आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जैसे HCl है, HCl आपने पढ़ा है ना, जिसपे H पर कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज, और Cl पर कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज। ठीक है, जैसे H2O है, H2O में भी अलग अलग अपन ले सकते हैं, H और OH, H पर प्लस आवेश और OH पर माइनस आवेश रहता है। तो यहाँ पर ध्रुवीय पदार्थ, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कौन से होंगे और अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कौन से होंगे। ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों में क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश होते हैं, दोनों में, ध्रुवीय में भी होते हैं और अध्रुवीय में भी होते हैं, लेकिन उनकी स्थिति अलग अलग रहती है। स्थिति अलग क्या रहती है कि जो ध्रुवीय है, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ में क्या होता है, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे से संपातित नहीं रहते हैं। संपातित का मतलब है एक दूसरे के ऊपर नहीं रहते हैं, कुछ डिस्टेंस पर रहते हैं, कुछ दूरी पर रहते हैं, ठीक है ना। और कुछ दूरी पर अगर रहते हैं तो वो अलग अलग अगर अपना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ध्रुवीय पदार्थ क्या हुए, जिसमें वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋण आवेशों का केंद्र संपातित नहीं होता,
ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे HCl। HCl में H पर प्लस और Cl पर माइनस आवेश होता है और ये संपातित नहीं होते। इन दोनों के जो केंद्र हैं वो संपातित नहीं होते। H2O, ये दोनों के डायग्राम दिखा रखे हैं। इसमें Cl माइनस का H प्लस का होता है, इसलिए P जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करता है उसकी दिशा कहाँ होगी? ऊपर की ओर। इसमें OH और ये H प्लस का, ये OH मान लो माइनस का है, तो इसमें दिशा नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर कहने का मतलब है OH से H की ओर, माइनस से प्लस सीधे की ओर होती है। ये अपन ने पीछे पढ़ा था, तो अपन इसको ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक परमाणु है, द्विध्रुव आघूर्ण एक अणु ले सकते हैं। ये एक अणु है जिसमें ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा, प्लस और माइनस सिरा एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस पर है। देखो, प्लस हमें नजर आ रहा है, माइनस भी नजर आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, मतलब संपातित नहीं करते एक दूसरे को, टच नहीं करते एक दूसरे को, कुछ डिस्टेंस पर है। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसी प्रकार सारे ये अणु जो हैं वो सभी अणुओं में प्लस सिरा और माइनस सिरा कुछ अल्प डिस्टेंस पर रहते हैं। लेकिन अगर इन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाए, अगर ये किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं रखे हैं, ये मान लो कोई भी ध्रुवीय पदार्थ है वो ऐसे रखा हुआ है, बाहर कोई अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, तो क्या होगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होगा? इनका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 हो जाएगा। अब द्विध्रुव आघूर्ण 0 क्यों होगा? क्योंकि ये मान लो अणु है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा मान लो नीचे से ऊपर की ओर है। इसमें हो सकता है माइनस सिरा ऊपर हो तो नीचे से ऊपर हो, ऊपर से नीचे हो सकता है, इसमें टेढ़ा हो सकता है। अस्त व्यस्त कहने का मतलब है कि इनकी जो दिशा है, द्विध्रुव आघूर्णों की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो कहीं भी हो सकती है, जिसका नेट जो मान है वो अपन क्या मानते हैं? 0। ठीक है, सबका अगर अपन नेट निकालें, सब दिशा को, डायरेक्शन को लेकर अगर अपन इसका निकालें, तो उसका जो नेट मान आता है वो कितना आता है? 0 आता है। तो ये तो हुआ बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। लेकिन अगर इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाए, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखने का मतलब क्या हुआ? कि बाहर कोई विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, अपन ये मानते हैं कि यहाँ मान लो बैटरी लगा दी अपन ने, यहाँ प्लस सिरा लगा दिया, यहाँ अपन ने माइनस सिरा लगा दिया बैटरी का, और यहाँ अपन ने एक बैटरी लगा दी, तो इस पर क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र लग गया। जब विद्युत क्षेत्र लगेगा तो क्या होगा? ये मान लो प्लस सिरा है, तो इस प्लस सिरे की ओर जितने भी अणु हैं उनका कौन सा सिरा आकर्षित होगा? माइनस वाला सिरा होगा ना। ये मान लो बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये जितने भी परमाणु हैं, जितने भी अणु हैं, उन सब का माइनस वाला सिरा इस सिरे की ओर घूम जाएगा। ठीक है, और प्लस वाला सिरा कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा? इस दिशा में, क्योंकि ये माइनस सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा है। ठीक है, समझ में आ गया सबके? तो क्या होगा कि उनका जो आघूर्ण होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, उन सब का जो दिशा होगी सबकी वो एक जैसी होगी, अलग अलग नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक अणु पर एक बल लग रहा है, जिसमें माइनस सिरे को तो कह रहे हैं इधर हो जाओ, प्लस सिरे को कह रहे हैं इधर हो जाओ, तो एक सीक्वेंस बन गया उनका। ठीक है, जब सीक्वेंस बन जाता है तो उसका नेट जो मान है आघूर्ण का वो 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ नीचे देखें, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अब हमने इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, और देखो यहाँ पर ये माइनस वाला सिरा है, इसका मतलब इसको कौन से सिरे से जोड़ रखा है? प्लस सिरे से, इसलिए यहाँ पर माइनस सिरे आकर्षित हुए, तो प्लस इधर आ गए। अब जब प्लस इधर आ गए तो इन अणुओं के प्लस सिरे इधर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते ना। तो यहाँ कौन से सिरे आ जाएंगे? माइनस वाले, यहाँ प्लस वाले, यहाँ माइनस वाले, यहाँ प्लस वाले। तो जितने भी अणु हैं एक व्यवस्थित रूप से जच जाते हैं, व्यवस्थित रूप से इसमें सेट हो जाते हैं। अब इन सब का जो आघूर्ण है वो प्लस से माइनस की ओर होता है ना, इसका आघूर्ण भी इधर होगा, इसका भी इधर होगा,
इसका भी इधर होगा। सभी अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो माइनस सीधे से प्लस सीधे की ओर होगा, अर्थात ये एरो का चिन्ह लगा रखा है, ये आघूर्ण की दिशा शो करेगी। समझ में आ गया? तो ये तो क्या है, ध्रुवीय। अब अपन बात करते हैं अध्रुवीय की। अध्रुवीय में क्या होंगे, जो प्लस और माइनस के जो आवेश हैं उनके केंद्र वो संपातित होते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र हमने नहीं लगा रखा तो हमें नहीं पता कि उसका प्लस सिरा कहाँ है और माइनस कहाँ है, वो मिक्स होकर उदासीन बने रहते हैं। तो वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र संपातित होता है वो क्या कहलाता है, अध्रुवीय पैराविद्युत कहलाते हैं। जैसे H2, O2, CO2 ये सब क्या है, ये अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ है। ये दिखा रखा है, ये शो कर रखा है, ये CO2 है, ये O2 है। इसी प्रकार अपन H2 कर सकते हैं, ये यहाँ पे स्पर्श होगा, ठीक है ना। यहाँ देखो ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है। अब यहाँ प्लस माइनस नजर आ रहे हैं क्या, यहाँ अपन ने देखा था, ये देखो प्लस माइनस दिख रहे हैं ना। तो प्लस और माइनस संपातित नहीं है इसमें, देखो ये प्लस माइनस संपातित है, संपातित हो रहे हैं ना एक दूसरे से। तो ये तो तब है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है। अब अगर अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, लगाने पे क्या होगा, ये जो अणु है ये अल्प विस्थापित हो जाता है एक ही दिशा में। जहाँ इनमें जहाँ माइनस है वो तो माइनस अपने जगह पे रहेगा, थोड़ा सा माइनस विपरीत दिशा में हो जाएगा और प्लस थोड़ा सा इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र इस पर लगा रखा है, इसलिए। तो ये कंडीशन हो जाती है। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ समझ में आ गए सबके। तो ये बिंदु थोड़ा छूट गया था चौथे चैप्टर में। तो चौथा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों चैप्टर की एक यूनिट है। तो एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। अब अपन नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट है उसका लेसन स्टार्ट करते हैं और वो लेसन नंबर है 5वां, ठीक है। और चैप्टर का आपका नाम है विद्युत धारा। ये गया पैराविद्युत माध्यम सदैव विद्युत उदासीन होता है, चाहे वह ध्रुवीय है या अध्रुवीय। विद्युत उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें धन सिरा भी होता है, ऋण सिरा भी होता है। तो एक दूसरे को धन सिरा और ऋण सिरा एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तो ये दोनों उदासीन होते हैं। चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा से आप कुछ तो परिचित हैं, कुछ तो आप विद्युत धारा के बारे में जानते हैं ना। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा में विद्युत धारा किसे कहते हैं? ये बहुत पुराना, अपन ने 10th में भी कुछ अपन ने पढ़ रखा है विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या होती है। आवेशों का प्रवाह होता है जब कोई भी चालक पदार्थ है, किसी चालक पदार्थ को अपन सर्किट में जोड़ते हैं, परिपथ में जोड़ते हैं, तो उसमें से आवेश प्रवाहित होते हैं, ठीक है ना। आवेश गति करते हैं, तो आवेश जब गति करते हैं तो करंट फ्लो होता है, उसमें धारा प्रवाहित होती है। जैसे बिजली के कनेक्शन होते हैं, घरों में भी होते हैं, तो उसमें क्या आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से धारा बनती है, विद्युत धारा बनती है। और आवेश की प्रवाह जितनी ज़्यादा होती है विद्युत धारा उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सतत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश में परिवर्तन की दर विद्युत धारा कहलाती है, अपन ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एकांक समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है, अपन ये भी कह सकते हैं,
ठीक है ना। तो विद्युत धारा को अपन कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सतत आवेश प्रवाह, सतत मतलब लगातार, आवेशों का प्रवाह अगर लगातार होता रहे तो अपन उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को अपन I से व्यक्त करते हैं। I बराबर क्या होता है, Q/T। ठीक है, Q/T। देखो अपन ने आवेश में प्रवाह की दर जो ली वो अल्प नहीं ले रखी है। यहाँ देखो नीचे हमने dt समय में dq आवेश प्रवाहित किया है, तो यहाँ पे धारा परिवर्तनशील है, धारा बदल सकती है, कभी धारा ज़्यादा कभी धारा कम। ठीक है, इसमें धारा नियत है, तो नियत धारा के लिए Q/T लगाते हैं, और जब परिवर्तन लेते हैं, अल्पांश लेते हैं, उस स्थिति में dq/dt लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये इसकी परिभाषा है। इसका आप मात्रक दे सकते हैं। मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, कूलाम बटा सेकेंड। एम्पियर बराबर कूलाम बटे सेकेंड। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसे राशि है, अदिश। ठीक है, विद्युत धारा ही एक ऐसी राशि है, भौतिक राशि है, जिसमें दिशा का ज्ञान होते हुए भी यह एक अदिश राशि होती है। वो अदिश राशि क्यों होती है, ये अपन जब धारा घनत्व पढ़ेंगे, इसका अगला ही बिंदु है, धारा घनत्व पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्लियर होगा कि अपन इसको अदिश क्यों कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसकी दिशा का ज्ञान होते हुए भी यह एक अदिश राशि होती है। तो ये एक अदिश राशि है। विद्युत धारा प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के जो प्रवाह की दिशा है, आवेश के जो प्रवाह की दिशा है, वो क्या होती है, सदैव धनावेश प्रवाह की दिशा होती है, क्योंकि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। चालकों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो आवेशों का प्रवाह कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आवेश का प्रवाह भी नहीं होगा, विद्युत धारा नहीं बनेगी। ठीक है ना, तो आवेशों का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है, उसी से विद्युत धारा बनती है। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ आपको कि विद्युत धारा की दिशा हम व्यक्त करते हैं सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। धारा की दिशा को अपन चिन्हित करते हैं, तीर का चिन्ह लगाते हैं अपन, बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर लगाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करता है, इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में गति करता है। इलेक्ट्रॉन सेल के ऋण सिरे से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर और पूरे परिपथ में घूमकर धन सिरे पर प्रवेश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेंगे, बैटरी के ऋण सिरे से बाहर निकलकर और पूरे परिपथ में घूमते हुए बैटरी के धन सिरे से सेल के अंदर वापस प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा की दिशा के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अतः कहा जा सकता है कि धारा प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। ठीक है ना, ऋणावेशित कण है। धारा की दिशा हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की होती है, तो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश कभी भी बैटरी के धन सिरे से नहीं निकल सकता। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और कूलाम बटे सेकंड फ्रीक्वेंसी को ले सकते हैं। अब एक एम्पियर की परिभाषा देखो, यहाँ पर I बराबर Q/T था ना, एम्पियर बराबर कूलाम बटा सेकंड, कूलाम बटे सेकंड। एक एम्पियर को परिभाषित करना है। देखो अपन ने बहुत पीछे पेपर में किया था, 1 ओम, 1 जूल, 1 वोल्ट, ठीक है, और 1 फैराड।
1 फेरेड को भी किया था, धारिता वाले में किया था ना। तो बहुत से सूत्रों में जो भी मात्रक आता है उसको अपन इकाई रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इकाई रूप में परिभाषित करने के लिए उसके सूत्र में जो राशियां हैं उनको भी हम इकाई कर दें। जैसे इसमें अपन ने क्या लिया है, आवेश बटे समय ले रखा है, ठीक है ना। तो आवेश को अपन क्या कर देते हैं 1 कूलम, समय को अपन क्या कर देते हैं 1 सेकेंड। जब आवेश और समय को दोनों को अपन एक कर दें तो एम्पीयर कितना होगा, 1 एम्पीयर आएगा। तो अपन लिख सकते हैं यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पीयर के तुल्य होता है। तो 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। तो ये तो हुई विद्युत धारा की बात। अब अपन बात करते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व को अपन J के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। धारा घनत्व को कैपिटल J के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हमने पीछे फ्लक्स पढ़ा था, आपको याद होगा, विद्युत फ्लक्स पढ़ा था ना। ठीक सिमिलर राशि अपन इसको मान सकते हैं कि फ्लक्स की सिमिलर राशि के समान है, जिसमें धारा जो प्रवाहित होती है वो किसी एकांक काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होती है। एकांक काट क्षेत्रफल से जितनी भी धारा प्रवाहित होती है वही क्या कहलाता, धारा घनत्व कहलाता है। तो एकांक काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। उस पर भी अपन ने एकांक क्षेत्रफल लिया था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, कि किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है उसको अपन क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्र रेखाओं की जगह हम यहाँ क्या ले रहे हैं, धारा ले रहे हैं, ठीक है। इसको किससे व्यक्त करते हैं, जैसे। तो देखो एकांक किसको कर रखा है, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को इकाई कर रखा है। इसका मतलब क्षेत्रफल कहाँ आएगा, नीचे बटे में आएगा। और प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। तो J बराबर सूत्र क्या बन जाता है, I बटा A, ठीक है ना। विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, धारा घनत्व बन जाता है। ये देखो, ये मैंने एक वायर ले रखा है, तार ले रखा है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कितना है, मान लो DS है, और जिसमें से धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ ये देखो J, ये J व्यक्त हो रहा है, और यहाँ ये जो दिशा है, ये J की जो दिशा है वो DS से कितना कोण बनाए हुए हैं, थीटा कोण बनाए हुए हैं। तो इस DS का इस दिशा में घटक ले सकता है, और वो घटक क्या आएगा, DS cos थीटा। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोण हमेशा एंगल बने, जो कोण का मान है वो 0 भी हो सकता है। 0 वाली स्थिति में धारा अधिकतम प्रवाहित होगी, सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल हमने ले रखा है उसमें हमने थीटा को इसलिए लिया जिससे हमें व्यापक सूत्र मिल जाए, ठीक है, जिसमें थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 90 हो सकता है। समझ में आइए। तो यहाँ पर J की दिशा में जो क्षेत्रफल है उसका घटक क्या होगा, DS cos थीटा, ठीक है। तो धारा घनत्व का सूत्र क्या बन जाएगा, J बराबर I बटा DS cos थीटा। J की दिशा में, धारा घनत्व की दिशा में कितना क्षेत्रफल है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, I बराबर J DS cos थीटा। अब यहाँ cos थीटा को हटा दो तो क्या लगाओगे, cos थीटा जब हटता है तब क्या लगता है, डॉट।
या डॉट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। तो यहाँ कॉस थीटा लगा हुआ है, कॉस थीटा को जब हटाएंगे तो डॉट लगा देंगे और यहाँ भी सदिश लगाएंगे और यहाँ भी सदिश लगाएंगे। अब जो जे है धारा घनत्व वो एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। और दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, बिंदु गुणनफल है। और बिंदु गुणनफल जब होता है तो आप लोग जानते हैं कि आई जे के नहीं आता। बिंदु गुणनफल जब भी करते हैं लास्ट में एक संख्या आती है, और जब आई जे के नहीं आएगा इसका मतलब यह राशि कैसी है, अदिश राशि है। मैंने पीछे कहा था ना कि धारा घनत्व तो पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि धारा विद्युत धारा अदिश राशि कैसे बन रही है। अपन ने पीछे 2-3 सूत्र पढ़ रखे हैं। अपन ने कार्य का पढ़ा था, कार्य बराबर एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस, एफ क्या है, बल, बल सदिश राशि है। डॉट डी एस, डी एस क्षेत्रफल है, वो भी एक विस्थापन है, वो भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो विस्थापन और बल का बिंदु गुणनफल क्या बनता है, कार्य बनता है। तो कार्य अदिश राशि है। हमने फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स भी कैसे राशि है, अदिश राशि है, ठीक है ना, उसमें भी बिंदु गुणनफल आता है। तो जिन जिन राशियों में बिंदु गुणनफल आता है वो सारी राशियाँ कैसी होती हैं, अदिश होती हैं। अगर यहाँ क्रॉस आए या यहाँ साइन आए तब वो राशि कैसी होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस गुणा अगर अपन करते हैं तो हम जानते हैं लास्ट में जब रिजल्ट निकलता है तो आई जे के साथ में रहता है, ठीक है ना, जबकि बिंदु गुणनफल में आई जे के नहीं रहता। इसलिए उसमें जो राशि आती है वो केवल संख्यात्मक राशि आती है, केवल परिमाण आता है, इसलिए हम कहते हैं कि वह एक अदिश राशि है। और बिंदु गुणनफल अदिश गुणनफल भी है। अदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है कि अदिश राशि प्राप्त होती है। तो विद्युत धारा अदिश राशि कैसे प्राप्त हुई, समझ में आएगा क्यों, क्योंकि धारा घनत्व और क्षेत्रफल के बिंदु गुणनफल को विद्युत धारा कहते हैं, इसलिए धारा एक अदिश राशि होती है। स्पष्ट है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान एक समान होता है, परंतु धारा घनत्व J बराबर I/A का मान भिन्न होगा, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्र अलग अलग हो जाएगा ना। असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र अगर ज़्यादा है तो धारा घनत्व कम होगा, ठीक है ना, लेकिन प्रवाहित धारा का जो मान है वो बराबर होगा, धारा घनत्व अलग हो जाएगा। धारा घनत्व का मात्रक I/A है ना। I क्या है, विद्युत धारा, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। A क्या है, क्षेत्रफल, जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर गुणा मीटर का इनवर्स 2 -2, मीटर की घात -2। तो इसकी आप विमा भी बना सकते हो, बना सकते हो ना विमा धारा घनत्व की। तो ये बात समझ में आ गई सबकी। तो यहाँ हमने चैप्टर शुरू कर दिया, पीछे अपन ने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आपने आज टेस्ट दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने। देखते हैं कैसा आपका रिजल्ट रहता है। रिजल्ट जैसा भी रहे, जैसा भी आप रेस्पॉन्स देते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको ऑनलाइन टेस्ट का आपको पता लगेगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे पाओगे, क्योंकि आगे जितने भी कंपटीशन वगैरह हैं तो सारे ऑनलाइन होते हैं, ठीक है ना। तो आप रिजल्ट की टेंशन मत लो कि हमें नहीं आता या हमारे कुछ वीडियो छूटे हुए हैं तो हम कैसे टेस्ट देंगे। तो बिना रिजल्ट का आप देखें और आप अटेम्प्ट कीजिए टेस्ट को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। चैप्टर शुरू कर दिया अपन ने 5वां, जिसमें स्टार्ट ही किया है विद्युत धारा और धारा घनत्व। तो इसके दोनों की डेफिनेशन आप याद करोगे और नोट्स जो हैं वो आप लिख ही रहे हैं।
वो नोट्स आप लिखते रहें। और मुझे असाइनमेंट जो हैं वो असाइनमेंट में आप ज़रूर फ़ोटो खींचकर आप मुझे भेजें, जिससे मुझे पता रहे कि आपने मेडिकल कर रहे हैं। तो ये बहुत कम बच्चों का जन्म हो रहा है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।